हाँ बोलो, डाउट नंबर, क्वेश्चन नंबर। सर सब्जेक्टिव का 6। सब्जेक्टिव का 6th। तो 6th क्वेश्चन पे पहुँचे अपन, सब्जेक्टिव पे। सब पहुँच जाओ और देखो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ऐड 6.75 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर टू 4.52 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर with regard to the significant figure, with regard to significant figures। तो कहने का मतलब क्या, इन दोनों को ऐड करना है और बस सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, पहले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? पहले में सिग्निफिकेंट है सर 3। सॉरी सर, वो ऑब्जेक्टिव वाला बोल रहा था। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो इसको ये वाला बना, 6th वाला, सब्जेक्टिव का 6th। ये वाला सबको बन गया या बता दूं इसको? नो सर, आंसर गलत है मेरा। आंसर कर देखो, इसमें क्या करना है। इसमें हम सबसे पहले तो इसको लिख लेंगे। किसको? इसको, पहले वाले नंबर को। तो वो क्या होगा, ये हटा के 10 की पावर हटा के, तो इसको लिखा, ये आया अपने पास 6.75। तो शिफ्ट हो जाएगा 750.0 तक। ये हो गया। मतलब कायदे से 0.0 नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है। और यहाँ पे इसको बोल दिया हमने ए, इसको बोल दिया सेकंड नंबर को बी। तो सेकंड नंबर बी को हमने, मतलब जैसे इसको ऐसे समझो, ये वाली जो चीज़ है ये 10⁻³ में रिप्रेजेंटेड है, ए। समझना इसको, ए इज़ गिवन है 6.75 इंटू 10⁻³ और लेकिन ये 10⁻² में रिप्रेजेंटेड है, तो हम इसको एक खिसका लेते हैं। मतलब इसको लिख देते हैं बी को 0.452 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। तो ये कॉमन, एक कॉमन उसमें आ गई। अच्छा, इसको 10⁻² में कर सकते थे क्या? हाँ, तो इसको भी कर सकते थे 10⁻² में, ए को। तो किसी, मतलब इनको कॉमन 10 की पावर में लेके आ गए। तो अब ये बी क्या बन गया यहाँ पे, 0.452 इंटू 10⁻³ अब नॉर्मली ऐड कर दो। नॉर्मली ऐड किया तो ये होगा 10⁻³ और यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 और 5 10, और यहाँ पे 4 और 7 11, एक 12 और एक 7.207। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद? 3। और इसमें कितने हैं? 2। तो कितने आने चाहिए? 2 आने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 7.2 और उसके आगे क्या है? 0 है। ठीक है, और उसके आगे क्या है? 2 है। तो या तो 0 रखेंगे या तो 1 रखेंगे। तो 0 रखेंगे क्योंकि ये 5 से छोटा है। तो 7.20 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अदर वे राउंड करते, जैसे इसको 10⁻³ में कन्वर्ट किया बी को, इसको 10⁻³ में ना कन्वर्ट करते हुए ए को 10⁻² में कन्वर्ट कर लेते। तो ए को ऐसे लिखते 67.5 इंटू 10⁻²। ठीक है, बी को लिख देते 4.52 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। अब ऐड कर देते, तो 10⁻² तो कॉमन आ गया। ठीक है, 0 और 2 2, 5 और 5 10, एक 7 4 11, एक 12, एक 72.02। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? सिर्फ डेसिमल पॉइंट के बाद एक। इसमें कितने डिजिट्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद? 2। तो मतलब कुल मिला के कितने होने चाहिए इस फाइनल में? 1 होना चाहिए। मतलब हमें यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। तो 72.0 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। ये दोनों चीज़ें सेम है। दोनों, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 1 2 3। इसमें भी 1 2 3। तो दोनों ही चीज़ें सेम लिखी हुई हैं, पावर बस चेंज कर दी गई है 10 की। ये आया समझ में? अक्षत, क्या गलती हो रही थी इसमें? मतलब कैसे अप्रोच कर रहे थे तुम?
अक्षत सो गए क्या? चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ नवींद्र, कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर मेरा एमसीक्यू का 10। एमसीक्यू का 10th। तो लिखा हुआ है लेट, सब फोकस करो 10th क्वेश्चन पे। लेट जी बी द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस एंड के बी द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अर्थ। ठीक है भाई। सपोज द अर्थ रेडियस इज डिक्रीज बाय 2%, कीपिंग ऑल अदर क्वांटिटीज कांस्टेंट देन। तो अब क्या बोल रहा है ये? बोल रहा है कि अर्थ के सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू दी हुई है स्मॉल जी। ठीक है भाई। और के जो दी हुई है, के इज़ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अर्थ। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ है रोटेशनल वाली, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ। ठीक है। सपोज द अर्थ रेडियस इज डिक्रीज बाय 2%, अर्थ की रेडियस 2% से डिक्रीज हुई, तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब इसमें ये क्वेश्चन किसी को नहीं बना होगा, तो इसको ध्यान से देखो। इसमें क्या करना है, मतलब सबसे पहले हमको जी और आर में कुछ रिलेशन चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और रेडियस में कुछ रिलेशन चाहिए। अनटिल अनलेस हमें कोई रिलेशन नहीं मिलता, हम इसका कोई आंसर नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक कोई हमारे पास फार्मूला नहीं हो तब तक हम उसके एरर का भी फार्मूला नहीं बना पाएंगे। तो हमें पहले चाहिए जी और आर में कोई रिलेशन। तो पहले हम देखेंगे जी को और फिर काइनेटिक एनर्जी को देखेंगे। तो ये जब हम ग्रेविटेशनल पढ़ चुके होंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा, लेकिन अभी क्योंकि ग्रेविटेशन मैंने पढ़ा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कि मान लो सपोज़ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, तो अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में उस पर फोर्स लिखना है तो उसका एक्सीलरेशन नीचे की साइड होगा, ठीक है, जी की वजह से। और फोर्स कितना होगा? फोर्स होगा जी एम इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस x है, तो x। ठीक है, तो ये हम एक्स स्क्वायर, तो ये हमने लिखा नेट फोर्स। और नेट फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। अभी बस इतना अपन थोड़ा सा पता है, इतना तो सबको पता है 9th क्लास से। तो मास कितना है उस ऑब्जेक्ट का? उस मास का ऑब्जेक्ट है m। और g कितना है? g है एक्सीलरेशन ड्यू टू एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अब ये जो बोला है उसने, x जो है वो अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है ये मास, तो x इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसको रिप्लेस कर देंगे अपन रेडियस ऑफ अर्थ से। तो जी एम एम बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी। तो m से m कट गया, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ गई जी एम बाय आर स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आ गया। तो इनफैक्ट ऐसे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ है वो ऐसे ही निकल के आता है। जी एक अथाह कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, और रेडियस ऑफ अर्थ भी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कांस्टेंट होती है। तो इसकी वैल्यू जब अपन सॉल्व करते हैं तो वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास आ जाती है। लेकिन हालांकि ये इससे काम नहीं है अभी हमारा तो एरर एनालिसिस से काम है। तो हमने जी का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा लिखा, जी एम बाय आर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में क्या बोल रहा है? रेडियस ऑफ अर्थ चेंज हो रही है 2% से। इसका मतलब फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 इज़ 2 इन रेडियस। ये चीज़ समझ में आई? बोले कि जैसे सपोज़ तुम्हारी इनकम 2% घट गई, तो क्या क्या मतलब है इसका? कि चेंज इन इनकम अपॉन इनिशियल इनकम इंटू 100 इज़ 2 ना। ये फ्रैक्शनल चेंज का, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है जो बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये देखते ही हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अब इस एक्सप्रेशन में जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, तो जब हम डेल्टा जी बाई जी लिखेंगे तो वो किसके बराबर होगा? 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर के बराबर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट फ्रैक्शनल एरर के एक्सप्रेशन में नहीं आते। ये बात समझ में आई? तो डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू 2 डेल्टा आर बाई आर। तो अब क्या बोला? 2% से घट गया, तो डेल्टा आर। सर हाँ सर आर तो अपॉन में है ना?
हाँ तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, वही तो अपन ने देखा था लास्ट में कि जैसे एक क्वांटिटी है x की पावर 7, y की पावर 8 और नीचे अपॉन में कुछ z की पावर 13, तो फ्रैक्शनल एरर पॉजिटिवली ही ऐड होता है। तो अगर डेल्टा a बाई ए लिखें इस इक्वेशन से, तो ये डेल्टा x बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 8 डेल्टा y बाय वाई, और यहाँ पे माइनस लिखने की बजाय प्लस ही लिखना है, प्लस डेल्टा z बाय जेड। ठीक है, ये बात समझ में आई? हाँ सर। ठीक है, तो इसका मतलब डेल्टा जी बाई जी जो है वो हो जाएगा 2 डेल्टा आर बाय आर। अब डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 2 के बराबर दिया हुआ है, तो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 किसके बराबर होगा? तो ये वाली चीज़ है 2 के बराबर, तो ये वाली चीज़ हो जाएगी डेल्टा जी बाय जी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 4%। इसका मतलब 4% का चेंज आएगा ग्रेविटेशन की वैल्यू में, जब रेडियस की वैल्यू में 2% का चेंज आया। क्यों आया 4? क्योंकि 2 इंटू 2। अच्छा, अब ग्रेविटेशन की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, तो वो हम यहाँ से देखेंगे। तो अब देखो रेडियस की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है, रेडियस घट रहा है। तो इस एक्सप्रेशन से देख के बताओ, रेडियस घट रहा है तो जी बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में है ना। जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब आर अगर घटेगा तो जी बढ़ेगा, तो 4% से इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो पहले ऑप्शन को ध्यान से देखो, पहले ऑप्शन में क्या लिखा है? जी इंक्रीजेज बाय 2%, ये गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है जी इंक्रीजेज बाय 4%, हाँ ये सही हो जाएगा। तीसरे में दिया हुआ है जी डिक्रीजेज बाय 4%, ये गलत हो जाएगा। चौथे में दिया हुआ है जी डिक्रीजेज बाय 2%, ये भी गलत हो जाएगा। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि के का हमने कैलकुलेशन नहीं किया अभी, लेकिन हमें जी के आंसर के मुताबिक 100% श्योरिटी मिल गई कि आंसर सी है इसका। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का मैं बस आइडिया दे सकता हूँ, तो मैं अभी समझा नहीं पाऊँगा क्योंकि अभी हमें पता नहीं है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कुछ ऐसी होती है, जैसे लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज़ लीनियर काइनेटिक एनर्जी, जहाँ पे मास m होता है ऑब्जेक्ट का, जिस भी ऑब्जेक्ट की हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, v उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। तो ऐसे ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, वेयर आई इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अपन, और ओमेगा होता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी, जिस भी एंगुलर वेलोसिटी से वो रोटेट कर रहा है। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ होता है, वो अभी अपन नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं लिखता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, कि जो लोग इस चीज़ को बाद में देखेंगे, मतलब सपोज़ तुम इस वीडियो को बाद में देखोगे जब ये सब पढ़ चुके होगे, तब तुम्हें इसका सेंस बनना चाहिए। तो अर्थ एक स्फेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट टाइप है, हाँ भाई, और वो ऐसे अपनी एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूम रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी स्फीयर विच इज़ सॉलिड, जो अंदर से ठोस है, उसका होता है 2/5 mr स्क्वायर, वेयर m इज़ द मास एंड r इज़ द रेडियस। ठीक है, तो अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। और ओमेगा कैसे लिखेंगे? ओमेगा, अब हमें ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो कितने ऐसे ओमेगा के टर्म्स में टाइम पीरियड को लिख सकते हैं? ओमेगा इज़ नथिंग बट 2π/t, और टाइम पीरियड कितना होता है अर्थ के रोटेशन का? 24 घंटे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2π/24 घंटे। तो 24 घंटे को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, ये 24 घंटे और ये सेकेंड्स, क्योंकि ऐसा यूनिट में लिखना है। तो यहाँ से अपन लिख देंगे दीज मैनी रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब ओमेगा तो फिक्स्ड है, कोई बात नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या वेरी किया? हाफ की जगह तो हाफ रखा, आई की जगह 2/5 mr स्क्वायर रखा, और ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर रख दिया, ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें विजुलाइज़ किया कि क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है, ये 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 कांस्टेंट है, और ओमेगा भी कांस्टेंट है।
तो इसका मतलब जो चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में वो केवल रेडियस की वजह से आएगा। सो डेल्टा के बाई के इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय आर। ठीक है, तो अब यहाँ से डेल्टा आर बाय आर की वैल्यू पता है इंटू 100 की, मतलब कि ये 2% है, तो ये कितने परसेंट होगा, ये 4% होगा। तो काइनेटिक एनर्जी में 4% का चेंज आया। अब वो बढ़ा या घटा, उस एक्सप्रेशन को देखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा मतलब रेडियस बढ़ेगा अगर आर बढ़ रहा है तो। नहीं, रेडियस घट रहा है, सवाल में क्या दिया हुआ है, डिक्रीज। तो आर घट रहा है, आर इज डिक्रीजिंग। तो ये काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर से, मतलब आर घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी। इसका मतलब 4% का डिक्रीज आएगा। और ऑप्शन सी में वही दिया हुआ है कि डिक्रीजेज बाय, ये तो 2% दिया हुआ है, गलत है। सॉरी, बी में दिया हुआ, बी, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करो है ना, सी गलत लिख दिया। ये बी में सेटिस्फाई हो रहा है दोनों चीज़ें कि ग्रेविटी एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 4% से बढ़ रही है और काइनेटिक एनर्जी 4% से घट रही है। नहीं, एक मिनट, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे यहाँ पे। करेक्ट आंसर होना चाहिए ना बी ना सी, करेक्ट ऑप्शन ये होना चाहिए कि जी की वैल्यू 2% से इंक्रीज़ करेगी, नॉट 2%, 4%, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 4% से डिक्रीज़ करेगी। ये है करेक्ट आंसर। तो ऐसा कहीं ऑप्शन दिया नहीं है तो करेक्ट कर लो। मतलब ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ ना के इंक्रीजेस बाय 4%, उसको काट के लिख दो के डिक्रीजेस बाय 4%। तो के डिक्रीजेस बाय 4% है, तो फिर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन कैसे आया, अभी इसको भूल जाओ कि ये कैसे आया, बस यहाँ से शुरू हो जाओ कि हाँ भाई इसमें हमको एरर एनालिसिस लगाना है। ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा जब हम वंस रोटेशन पढ़ चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर 8th वाला। 8th वाला, तो 8th क्वेश्चन पे ध्यान दो सब लोग। अब 8th में दिया हुआ है अ फोर्स एफ इज़ अप्लाइड ऑन अ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड एल। फोर्स अप्लाई किया गया स्क्वायर प्लेट के साइड एल पर। इफ़ द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ लेंथ एल इज़ 2% एंड दैट इन एफ इज़ 4%, व्हाट इज़ द परमिसिबल एरर इन द प्रेशर। मान लो एक स्क्वायर प्लेट है जिस पे फोर्स लगाया गया। ठीक है, ठीक है, तो फोर्स और प्रेशर और एरिया को रिलेट करने वाला एक रफ या बेसिक एक्सप्रेशन क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन एरिया तो दिया नहीं, लेंथ दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, लेंथ दिया और स्क्वायर दिया है तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन लेंथ स्क्वायर। तो कुल मिला के ये एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास, P इज इक्वल्स टू एफ बाय एल स्क्वायर। अब एरर किस किस में दिया हुआ है, एरर दिया हुआ है 2% का एरर है फोर्स में, और लेंथ में एरर है, ये भी 2%, ये 4% का, सॉरी लेंथ में नहीं, लेंथ में 4% का है, उल्टा बोल दिया। फोर्स में 4% का एरर है और लेंथ के डिटर्मिनेशन में 2% का एरर है। इसका मतलब डेल्टा एफ बाय एफ इंटू 100 इज़ 4 एंड डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 इज़ 2, ये दिया हुआ है। तो प्रेशर में बताना है कि प्रेशर के डिटर्मिनेशन में कितना परसेंटेज एरर होगा। तो इस फार्मूला का यूज़ करते हुए हम फ्रैक्शनल रेट वाला फार्मूला क्या लिखेंगे, डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल्स टू एफ़ की पावर 1 है तो डेल्टा एफ बाई एफ प्लस एल की पावर 2 है, 2 डेल्टा एल बाय एल। अब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 को इससे मल्टीप्लाई कर लिया सब सारी क्वांटिटीज से। तो अब ये वाली चीज़ कितनी दी हुई है,
ये वाली चीज़ दी हुई है 2%, नहीं 4%, डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100 इज़ 4%। ये वाली चीज़ दी हुई है 2%, तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4% प्लस 2 इंटू 2%, तो 4% इज़ 4 और 2 इंटू 2 इज़ 4, तो ओवरऑल आ गया 8%। तो कितना एरर परसेंटेज पॉसिबल है प्रेशर के मेजरमेंट में, 8%। यह आया समझ में? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन में दिया हुआ है 8%। यह आया समझ में अक्षत? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। सर सब्जेक्टिव का 40। सब्जेक्टिव का कौन सा वाला? अमोक 14th। सर 14। हाँ सर उससे पहले ये क्या बोलते हैं, एक मिनट। हाँ ये 11th वाला आंसर नहीं आ रहा मेरा। सब्जेक्टिव का 11th, नो सर, एमसीक्यू पे। एमसीक्यू का 11th। तो एमसीक्यू सर के आंसर 11th, देखा तो समझ में नहीं आ रहा क्यों आ रहा है। ठीक है आसान सा सवाल होगा। देखो, अ फिजिकल क्वांटिटी ए इज़ डिपेंडेंट अपन एमसीक्यू का 11th देख रहे हैं यहाँ पर। अ फिजिकल क्वांटिटी ए इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ पी क्यू आर एंड एस एस। एक क्वांटिटी है उसमें रिलेशन दिया हुआ है पी क्यू का रूट अपॉन आर स्क्वायर और एस का क्यूब। ठीक है, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पी, पी के परसेंटेज एरर दिया हुआ है 1%, क्यू का दिया हुआ है 3%, आर का दिया हुआ है 0.5% और एस का दिया हुआ है 0.33%। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम एरर ए में कितना पॉसिबल है। तो इस एक्सप्रेशन के मुताबिक हम एरर, रिलेटिव एरर का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो पहले इसको पावर के टर्म्स में लिख लेते हैं सबकी। पी की पावर क्या है, पी की पावर हाफ है, क्यू की पावर भी हाफ है, आर की पावर अपॉन में 2 है, एस की पावर अपॉन में 3 है। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला लिखा, तो डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल्स टू हाफ डेल्टा पी बाई पी प्लस हाफ डेल्टा क्यू बाई क्यू प्लस 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस 3 डेल्टा एस बाई एस। अब पी के करस्पॉन्डिंग 1% है, मतलब कि डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 ये 1% है, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 ये 3% है, फिर डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 ये 0.5% है, और डेल्टा एस बाई एस इंटू 100 ये 0.33% है। तो सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो परसेंटेज एरर इन ए आ जाएगा। ए का परसेंटेज ऐसे लिख देते हैं उसको, ए का परसेंटेज एरर है ना, डेल्टा ए का परसेंटेज एरर। ठीक है, ये वाली चीज़ कितनी होगी, ये वाली चीज़ है 1% बाई 2 यानी कि 0.5। ये वाली चीज़ कितनी होगी, डेल्टा क्यू में 3% का एरर है, मतलब 3/2 यानी कि 1.5। डेल्टा आर में कितना एरर है, डेल्टा आर में 0.5 का एरर है, 0.5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2 कितना हो गया 1%। ठीक है, डायरेक्ट परसेंटेज में लिख ले रहे हैं और क्या है। यहाँ पे डेल्टा एस बाई एस का कितना है 0.33 इंटू 3, तो ये 1%। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया, आधा और 1.5 2 3 4%। तो ये आ गया आंसर। कौन से में दिया हुआ है ये, ऑप्शन सी में। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। यस सर। इसमें क्या गलती कर रहे थे? पता नहीं सर, सिली मिस्टेक हुई थी शायद से। अटेंटिवनेस बढ़ा के सॉल्व करो। फिर आ जाते हैं अपन अमोक के क्वेश्चन पे, सब्जेक्टिव का 14th। सब्जेक्टिव के 14th में दिया हुआ है द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर टू बी। रेडियस को कुछ इस तरीके से मेजर किया, 2.1 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द सरफेस एरिया विथ एरर लिमिट्स। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, अगर उसका रेडियस आर है तो सरफेस एरिया इज 4πr²। ठीक है, तो हमें इस सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है एरर लिमिट के साथ। तो आर की वैल्यू कितनी है 2.1, तो सबसे पहले तो सरफेस एरिया की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट की कि उसकी एब्सोल्यूट मीन वैल्यू क्या है, तो 4
इंटू पाई इंटू 2.1 का स्क्वायर। तो इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, कोई आया है? नंदिनी। तो इस वाले को मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ। मतलब वैसे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, लेकिन अभी तो क्या, जस्ट हम ओवरव्यू, कैलकुलेशन पे उतना हमारा ध्यान नहीं है, इस वजह से मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ उसको। क्या है ये? 4 इंटू पाई 2.1 का स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई दैट इज़ 3.14 इंटू 2.1 का स्क्वायर, यानी 2.1 तो कर दिया, 2.1 इंटू 2.1। तो ये आ गया है हमारे पास 55.3896। सो दिस comes out to be 55.3896। ठीक है, तो ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई है ना। तो लेकिन अब एक और चीज़ जानते हैं अपन, कितने राउंड फिगर में लिखना है। ये किसी चीज़ का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, रेडियस का स्क्वायर। तो सिग्निफिकेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? इस चीज़ को लिखेंगे हम, इसमें 2.1 मतलब कि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें भी दो होने चाहिए, तो हम इसको 55 ही लिखेंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो फाइनल आंसर आएगा जहाँ पर हम सरफेस एरिया रिपोर्ट करेंगे उसमें लिखेंगे समथिंग प्लस माइनस एरर, तो ये समथिंग 55 हो जाएगा। अब एरर पे आ जाते हैं। एरर को सॉल्व करने के लिए क्या करें? इस एक्सप्रेशन से एरर का, रिलेटिव एरर का एक्सप्रेशन लिखते हैं। सो वी नीड टू कैलकुलेट फ्रैक्शनल एरर डेल्टा एस बाय एस। ये तो कांस्टेंट है 4, पाई भी कांस्टेंट है, केवल आर स्क्वायर है, तो इट विल बी 2 डेल्टा आर बाय आर। ठीक है, अब डेल्टा आर कितना दिया हुआ है सवाल में? डेल्टा आर 0.5 दिया हुआ है, सो दिस विल बी 2 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई आर, आर इज़ 2.1। तो डेल्टा एस कितना होगा? डेल्टा एस होगा, एस जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एस कितना आया है? 55। 2 इंटू 0.5 अपॉन 2.1 इंटू 55। तो कायदे से वो 55 नहीं, 55.3896 है। तो इसको कैलकुलेट किया जब हमने, इसको अगेन मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 2.1। तो ये आ गया हमारे पास 26.37। बड़ा ज़्यादा एरर आ गया, तो 23.67। तो कितने डेसिमल पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करना है इसको? सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो एक सिग्निफिकेंट फिगर में इसको कैसे लिखेंगे? राउंड ऑफ करना है इसको, तो इसको 20 लिखेंगे। सो द सरफेस एरिया इज रिप्रेजेंटेड एज 55 प्लस माइनस 20। ये तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में लिख दिया, लेकिन मान लो सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में नहीं लिखना होता, तो इसका आंसर होता 55.3896 प्लस माइनस 23.67। ये आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 MCQ का। नवींद्र, ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें क्या दिया हुआ है? द, गौर से पढ़ो इसको। द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर 4% and 3% respectively, the maximum error in the measurement of a density will be। तो सिचुएशन में दिया हुआ है, फोकस करो यहाँ पे। सिचुएशन में दिया हुआ है क्यूब जिसका साइड लेट से L है, ठीक है, और मास कितना है इसका? इसका मास है M। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है क्यूब का L क्यूब, L इंटू L इंटू L, तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ठीक है। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? एल क्यूब। ठीक है। अब मास में फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर दिया हुआ है मास का, कितना परसेंट है? मास का परसेंट है 4%। और लेंथ का परसेंटेज एरर दिया हुआ है, लेंथ का परसेंटेज एरर है 3%। ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का यूज़ करते हुए हमने फ्रैक्शनल एरर का एक्सप्रेशन लिख लिया। डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल्स टू m की पावर 1 है, तो 1 डेल्टा m बाय m प्लस l की पावर 3 है, तो 3 डेल्टा l बाय l। ठीक है। अब ये कितना परसेंट? 100 से मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना परसेंट बनेगा? 4%। ये कितना परसेंट बनेगा? 3%। ठीक है। तो डेल्टा रो बाय रो कितना हुआ? 4% प्लस 3 इंटू 3%, तो 4% प्लस 9%, तो कितना हो गया टोटल? 13%। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? नन ऑफ दीज, नहीं सॉरी, 6 डी में दिया हुआ है, डी में। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। ये समझ में आया नवींद्र? और बोलो, और क्वेश्चंस बोलो। जितने मैंने किए थे उतने हो गए। ठीक है, और बोलो अमोक। सर मेरा 18 का आंसर 14 आ रहा है और आंसर 13 दिया है। ठीक है, तो इसको 18 को भी कर लेते हैं। ऑफ कोर्स सब्जेक्टिव का ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो 18 क्वेश्चन हाँ ही नहीं। सब्जेक्टिव का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करो, विच इज़ सब्जेक्टिव का 18th क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव के 18th क्वेश्चन में एक क्वांटिटी है रो, जो कुछ अल्फ़ा बीटा गामा और ईटा पर ऐसे रिलेटेड है। अल्फ़ा की पावर 3, बीटा की पावर स्क्वायर, ईटा और अंडर रूट गामा। तो अंडर रूट गामा को हम गामा की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख लिया। ठीक है। अब बोल रहा है कि परसेंटेज एरर इसका कितना है? पहले का अल्फ़ा में परसेंटेज एरर है 1%, बीटा में परसेंटेज एरर है 3%, गामा में परसेंटेज एरर है 4%, और डेल्टा में, मतलब ये नॉट गामा, ईटा में परसेंटेज एरर 4% है, नहीं सॉरी, ईटा में सबसे आखिरी में लिखा है, ईटा का 2% है। सो ईटा का 2% है। इसमें तुम्हें पढ़ने में मतलब कि शायद रीडिंग में प्रिसाइजली रीड नहीं कर पाओगे, इस वजह से इधर का उधर लिख दिया होगा, बस जैसे मैंने लिख दिया था अभी। और इसका 4% है। तो अब फ्रैक्शनल एरर इसका कितना परसेंटेज एरर होगा रो में? तो उसको लिखते हैं, फ्रैक्शनल एरर ऐसे लिखें, डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू 3 डेल्टा अल्फ़ा बाय अल्फ़ा प्लस 2 डेल्टा बीटा बाय बीटा प्लस ईटा की पावर 1 है, तो डेल्टा ईटा बाय ईटा प्लस गामा की पावर हाफ है, तो हाफ डेल्टा गामा बाय गामा। ये कितना परसेंट है? 1%। ये कितना परसेंट है? डेल्टा बीटा बाय बीटा, ये है 3%। डेल्टा ईटा बाय ईटा 2%, और ये 4%। बस आ गया यहाँ से आंसर। 3 इंटू 1 3%, 2 इंटू 3 हाँ 6%। सर वही लिखने में गलती कर दी सर मैंने। हाँ, यहाँ पे 2%। तो फाइनली आ गया 3 6 9 9 2 11, 3 6 9 2 11 और 2 13% आ रहा है आंसर। हाँ सर आंसर। ठीक है, और बताओ। अभी तो सर मेरे इतने ही है डाउट। ठीक है, तो अब इसको है ना थोड़ा आगे हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। इसको तुम्हें कंप्लीट करना है, ठीक है।